हेलो एवरीवन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास को। ये क्लाउड पे होगा। तो क्लाउड की बात करते हैं। क्लाउड दो तरह के होते हैं मोस्टली, प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड। ठीक है। प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड अगर दोनों मिक्स कर दें तो हाइब्रिड क्लाउड बनता है। ठीक है। तो वो कई सारी जो कंपनियां हैं वो ऐसा करती हैं। बात करते हैं हम। अब जैसे पब्लिक क्लाउड की अगर बात करें तो पब्लिक क्लाउड में AWS, अपना एज्योर, डिजिटल ओशियन, गूगल क्लाउड, IBM के क्लाउड हैं, ओरेकल के हैं, अलीबाबा है, कई सारे ऐसे आते हैं। ठीक है। प्राइवेट क्लाउड क्लाउड में हमारा VMware है, हाइपर वी के क्लाउड है। ठीक है। मतलब इंटरफेस अलग होता है, उसमें कंसोल बेस्ड होता है या वेब ऐप बेस्ड होता है। ठीक है, वैसे ही है। लेकिन अगर एक क्लाउड का प्रॉपर बात करें, जैसे कि हमारा AWS है या एज्योर है, तो वो प्रॉपर अपने ब्राउज़र पे चलता है और उसके हिसाब से वो आप उसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, और जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही आपको पे करना है। ये मॉडल पे चलता है। AWS जो है ना, वो लॉन्च हुआ था 2006 में। ठीक है। तब उनके पास बहुत कम सर्विसेज था। जो आजकल जो हम EC2 कहते हैं ना, जो कि हमारा वर्चुअल मशीन के बराबर है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। ठीक है। और एक Amazon S3 है जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। ऐसे दो तीन ही गिने चुने सर्विस थे। वो इतना पॉपुलर हुआ कि आगे वो बढ़ता गया। इसके बाद उन्होंने अपना RDS, जिसमें डेटाबेस कहते हैं, और स्टोरेज निकाला, और अलग स्टोरेज जैसे EBS के स्टोरेज है, नेटवर्किंग भी उन्होंने देने लग गए, और फिर साथ में सर्वरलेस कंप्यूटिंग वगैरह भी देने लग गए, जैसे कि लैम्डा होता है वो। तो ये जो उनका कंसेप्ट था ना, ऑन डिमांड क्लाउड सर्विसेज, पे एज यू गो, ये जो प्राइसिंग मॉडल था ये बहुत स्केलेबल था, बहुत ईजियर था स्टार्टअप्स के लिए। इंटरप्राइजेज जो थे और जो डेवलपर थे, जिनको रिसोर्सेज की वजह से कई प्रॉब्लम आती थी, बड़ा जैसे हमने भी जब VMware का कर रहे थे तो हमें रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हो रही थी ना। तो ये सब जितने भी ओवरहेड होते हैं ना, इसको वो बचाता है। जब आप एक दिन के लिए सिस्टम ले लो, अगर आपको लगता है कि एक दिन मेरा काम हो जाएगा, आप एक दिन के लिए भी किराए में सिस्टम ले सकते हो ना, और बहुत सिंपल है वहाँ पे लेना। तो आज के डेट में AWS से बड़ा भी कोई भी क्लाउड हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। और इनका जो जो डेटा सेंटर का जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये हर जगह इनका डेटा सेंटर आपको मिलेगा। बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड की, तो सबसे अगर हम AWS का कंपेयर करें किसी प्राइवेट क्लाउड से, सबसे जो पास का है, स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहे, स्ट्रॉन्ग तो VMware है, लेकिन जो उसके जैसा आपको फंक्शनलिटी देता है ना, वैसा आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा। और अगर आपको क्लाउड सीखना है तो सबसे पहले अगर आप प्राइवेट क्लाउड सीखोगे तो फायदा रहेगा। तो प्राइवेट क्लाउड में हमने हर चीज़ सीखा है, बट AWS जैसा तो नहीं है ना। वो AWS में थोड़ा अलग ही सिस्टम होता है उसका, है ना। तो इसका जो सबसे पास का जो आप कहें, जो बिल्कुल मेल खाता है इससे, बिल्कुल नहीं खाता, मतलब काफ़ी हद तक खाता है। आज से 10 साल पहले तक तो एक जैसे ही लगते थे। तो वो है ओपन स्टैक। ओपन स्टैक जो है वो 2010 में इसको नासा और रैक स्पेस ने बनाया था। ठीक है। पहले इन लोगों ने जो बनाया था इसको, वो अपने इंटरनल, जैसे कि मिलिट्री वगैरह के प्रोग्राम होते हैं, इंटरनल गवर्नमेंट के अम, जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं ना, उनके कई सारे जो इंटरनल उनके इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उनके लिए बनाया था इसको। फिर बाद में इसको उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। ओपन स्टैक में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि कैसे उसके कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें आइडेंटिटी सर्विसेज होता है। जैसे हमारा AWS में IAM होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। ओपन स्टैक की नेटवर्किंग होती है, ब्लॉक स्टोरेज होता है, कंप्यूट सर्विस होता है, इमेजेस होता है, इमेज सर्विस स्टोर भी होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी होता है उसके अंदर, और मॉनिटरिंग टूल भी उसके अंदर होता है। ये सबसे बेसिक आपको जो स्टार्टिंग में जब आया था ओपन स्टैक, तब हमने ये सब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने काफ़ी नया चीज़ डाल दिया, और अभी भी वो ओपन सोर्स ही है। कोई भी कंपनी जिसको ओपन स्टैक पे अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उनके लिए परफेक्ट है। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्राइवेट क्लाउड का एक ट्रू एग्जाम्पल है। VMware का थोड़ा अलग सिस्टम है, हाइपर वी का अलग सिस्टम है, इसका अलग है। बैकएंड इसका लाइनेक्स है, ऑब्वियस सी बात है। केमू या KVM दो उनके हैं, और भी आप VMware वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, बट थोड़ा सा उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओपन स्टैक की। ठीक है। ओपन स्टैक में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि नोवा, अब नाम नोवा है लेकिन उसको हम वर्चुअल मशीन या कंप्यूट सर्विसेज कह सकते हैं। स्विफ्ट है, जो काम आता है आपके ऑब्जेक्ट को स्टोरेज करने के, जैसे
जैसे हमारा S3 होता है उस टाइप का मान के चलो। न्यूट्रॉन होता है नेटवर्किंग के लिए। सिंडर जो होता है ब्लॉक स्टोरेज होता है, जो कि बिल्कुल बराबर है आपके EBS के लिए। कीस्टोन IM के लिए होता है। ये जो है ना यहाँ पे ये जो सर्विस बता रहा है ये कीस्टोन है, इसको हम कीस्टोन कहते हैं। ये तो एक बेसिक ओवरव्यू है एग्जैक्टली। और कीस्टोन के अलावा आपका होराइजन है। होराइजन क्या होता है? वो डैशबोर्ड होता है। आप वेब में इसको खोलो, जैसे आप AWS का खोलते हैं डैशबोर्ड, वेब वैसे ही खुलेगा और वैसे ही आप उसको मेंटेन कर पाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ओपन सोर्स है ये, और अच्छी अच्छी कंपनियां इसको यूज़ ऑलरेडी कर चुकी हैं। जैसे रेड हैट है, रेड हैट ने इसको बहुत प्रमोट किया, बहुत यूज़ किया। IBM है, इंटेल है, HP है, सिस्को है, इन लोगों ने इसको बहुत अच्छे से इसको प्रमोट किया। इवन रेड हैट का जो अभी आता है हमारे पास वो भी कुछ ऐसा ही है। जो ओपन शिफ्ट है ना हमारा वो तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्राइवेट क्लाउड बनाने के लिए, हाइब्रिड एनवायरनमेंट बनाने के लिए इन वेंडरों का, या जैसे रेड हैट IBM है, इन लोगों ने इसको काफ़ी यूज़ किया है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि वेंडर लॉक इन नहीं है। जैसे AWS है, उनका कुछ लॉक इन होता है ना, पैसे देने पड़ते हैं या कुछ भी उनके नियम या शर्तें होती हैं, है ना, वो सब नहीं है। आप अपना डेटा सेंटर में इसको बनाओ, बिल्कुल AWS की तरह लगेगा कि हाँ AWS चला रहा हूँ, ठीक है। मतलब बिल्कुल वैसा नहीं है, अब तो काफ़ी चेंजेस हो गया, AWS बहुत आगे निकल गया। लेकिन उस टाइम पे हम ये कह सकते थे कि जो AWS है उसको टक्कर ये दे सकता था, ठीक है। एंटरप्राइज जो एडॉप्शन है उसकी बात कर लेते हैं। ये बहुत पॉपुलर हुआ पहले एंटरप्राइजेस के लिए, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत लोगों ने इसको अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करने के लिए ना, इन्होंने इसको यूज़ किया। तो जैसे CERN हम जानते हैं, CERN, जो ओपन सोर्स कंपनी का वो एक कम्युनिटी है हमारा। पेपाल है, कॉमकास्ट है, इन्होंने अडॉप्ट किया है इसको, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया है। AWS का कमर्शियल सक्सेस ज़्यादा था, बट ओपन स्टैक ना फ्लेक्सिबल था, और भी उन्होंने अपने आप में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। लेकिन देखो, कमर्शियल कंपनी अपने हिसाब से चलती है और ओपन सोर्स अपने हिसाब से चलती है। ओपन सोर्स में उनको कुछ मिलना है नहीं, है ना, तो वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट करते हैं, इसलिए आज AWS बहुत ज़्यादा आगे है। तो AWS जो है ना वो पब्लिक क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड मॉडल है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्विस जो है रेंट करते हैं, जो कि अमेजन के इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। उनका सर्वर हमने यूज़ किया, पैसे दे दो उसको। ओपन स्टैक जो होता है प्राइवेट क्लाउड होता है, इसमें आपका फुल कंट्रोल होता है, हर चीज़ में आपका ही कंट्रोल रहेगा, और इसमें कोई पैसे से देने नहीं है आपको, बस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे अगर आपका ऑन प्रेमिसेस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, अगर आपने कहीं बाहर में डेटा सेंटर ले रखा है तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। और इसमें एक अच्छा चीज़ ये है कि जो इंडस्ट्री में जो होता है ना कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होता है और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होता है, इसको भी बहुत अच्छे से करता है। और सबसे अच्छा काम ये आता है हाइब्रिड क्लाउड के लिए। हाइब्रिड क्लाउड हमारे AWS में भी होता है, ठीक है। अभी जैसे हम लास्ट क्लास में हम कुबरनेटिस पढ़ रहे थे, तो जो कुबरनेटिस है, ओपन स्टैक ना बहुत अच्छे से कुबरनेटिस से आपका इंटीग्रेट हो जाता है, और लार्ज इंटरप्राइज ना ओपन स्टैक इसलिए भी यूज करते हैं। अब AWS का क्या ना डोमिनेशन हमेशा से रहा है। अब जैसे कि अगर मैं कहूँ 2023 की बात या 2024 की बात मैं करूँ, AWS अभी भी सबसे ऊपर है। सेकंड नंबर पे हमारा एज्योर है, उसके बाद गूगल क्लाउड। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ये मेरा एक छोटा सा ओवरव्यू है ओपन स्टैक के बारे में। ये हम देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है और इसको हम कैसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड सर्विस है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इसको हमें कहना चाहिए, आई थिंक इसको हमें कहना चाहिए होराइजन। ये है हमारा होराइजन, ठीक है। ये आपका होराइजन है जो डैशबोर्ड का काम करता है। ये हमारा कीस्टोन है, ये हम बाद में भी याद कर लेंगे कि नेटवर्किंग सर्विस है। ये आपका ब्लॉक स्टोरेज, कंप्यूट सर्विस, इमेज, ऑब्जेक्ट, टेलीमेट्री। इसको आप चाहे ना तो AWS से थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते। ये AWS का डैशबोर्ड हो गया मान के चलो, ये IAM हो गया, बस नाम थोड़ा सा इन लोगों ने
कोड के हिसाब से चेंज करते हैं। IAM हो गया, ये नेटवर्किंग है तो VPC के बराबर है, ठीक है। ब्लॉक स्टोरेज S3 के बराबर है। कंप्यूट सर्विस अपना EC2 के बराबर है। इमेज स्टोरेज आप इसको S3 बोल लो या EBS बोल लो या कैसे बोल लो। ऑब्जेक्ट स्टोरेज यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, अच्छा ब्लॉक स्टोरेज जो है ना इसको हम कहेंगे EBS कहेंगे इसको, और ऑब्जेक्ट स्टोरेज को हम कहेंगे S3। ऑब्जेक्ट स्टोरेज करता है ना ये हमारा S3। टेलीमेट्री आप क्लाउड वॉच को कह लो, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ है, ये सबसे सिंपल तरीके से बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है मेरा, ये सब जो है ना आपके ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस से जुड़े हुए हैं, क्रिएट स्टैक्स बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड सर्विस है, तो ये एक पूरा यूनिट है आपका ओपन स्टैक का, यहाँ से पूरा, ठीक है, यहाँ से पूरा आपका एक यूनिट है। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी इसके इमेजेस वगैरह हैं। थोड़ा सा अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें ना तो वो भी हम देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा इसका। अब अगर मैं पूरी सर्विसेज की बात करूं तो ये पूरी सर्विस ये भी नहीं है, मतलब इसमें अभी इनके एडिशन वगैरह होते रहते हैं, तो वो हम देखेंगे कि और क्या क्या इन्होंने नया चीज़ दिया हुआ। बाकी इसको कोशिश करते हैं समझने की ये क्या चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई API है, आयरोनिक API, ओपन स्टैक जो है ना बेयर मेटल सर्विस ऐसा कुछ है। फिर होराइजन, ये डैशबोर्ड का काम आता है। हीट API, क्यू हीट इंजन, ओपन स्टैक ऑर्केस्ट्रेशन के काम आता है ये। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, कीस्टोन ऑल, ये डेटाबेस LDAP, ये क्या चीज़ है, कीस्टोन, ये IAM है, ये जो है ना ये आपका IAM है ये वाला, इसीलिए इसके अंदर एक डेटाबेस भी है और एक LDAP दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सीरोमीटर है, ये सीरोमीटर क्या है, ओपन स्टैक टेलीमेट्री, ये मॉनिटरिंग का काम कर रहा है यहाँ पे। इसके पीछे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होगा इसके अंदर। एक स्विफ्ट प्रॉक्सी है, यहाँ पे स्विफ्ट प्रॉक्सी बता रहा है, ये नेटवर्किंग काम आता होगा आई थिंक, नहीं स्विफ्ट शायद ऑब्जेक्ट स्टोरेज का काम आता है। ये देखिए ट्रोव API है, ट्रोव डेटाबेस के लिए, ये ओपन स्टैक डेटाबेस सर्विस के लिए ये है ट्रोव। इसको आप RDS से आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने देखिए बाद में लाया इन लोगों ने, उस टाइम पे नहीं था जब मैं काम करता था इस पे 2013 में, तब इसमें नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे नोवा हमेशा से था, इसको आप कह लो VM कह लो या कह लो EC2। एग्जैक्ट वैसी इंटरफेस नहीं मिलेगा जैसे AWS को होता है, लेकिन आपको एक अल्टरनेटिव बता रहा हूं मैं कि ये अल्टरनेटिव क्या है। सिंडर है हमारा स्टोरेज के लिए, ब्लॉक स्टोरेज इसको कह लो EBS, ये होता है इलास्टिक ब्लॉक सर्विस, AWS में इसी को बोलते हैं हमारा EBS, ठीक है। तो अभी बस कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे इमेज सर्विस है, ग्लैंस डेटाबेस और ग्लैंस रजिस्ट्री, इमेज सर्विसेज। अब मुझे समझ आया, ये पहले नहीं था इमेज सर्विसेज, मतलब सॉरी ये है पहले से ही था, ये एक्चुअल में ये हमारा वर्चुअल मशीन का टेम्पलेट, ठीक है। और आई थिंक इन लोगों ने ना अब शायद कंटेनर भी जोड़ लिया, वो हम चेक करेंगे। कंटेनर है तो यहाँ पे देखा ना ग्लैंस रजिस्ट्री, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये इन्होंने कंटेनर भी जोड़ लिया है। एक है न्यूट्रॉन सर्वर है इसके अंदर, ये ओपन स्टैक की नेटवर्किंग का काम करता है यहाँ पे, ठीक है, ये नेटवर्किंग का काम करता है। और ये जो एक है कुछ डेटा प्रोसेसिंग है, सहारा ऑल क्यू, सहारा डेटाबेस, ओपन स्टैक का डेटाबेस डेटा प्रोसेसिंग करने का काम करता है। सबको समझेंगे, अभी काफ़ी सारे चीज़ के अंदर नए आ गए ना, तो ये सब तो मुझे पता है, बेयर मेटल पे डलता है, ये सब मुझे पता है इसके बारे में। कीस्टोन भी पहले से ही था, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे। ये सब मिला के आपको एक मतलब फीलिंग दे सकता है AWS जैसे। अगर आप AWS सीखना चाहते हो ना, तो जैसे आप AWS पे जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे AWS के, लेकिन वो क्या बताते हैं, ये होता है इसके अंदर ऐसे काम होता है, बस इतना ही बताएंगे, लेकिन कोई बैकएंड नहीं बताता, क्योंकि बैकएंड उन लोगों ने भी कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं है। अरे आपका AWS है, AWS वाला आपको थोड़ी बताया कि मेरे सर्वर का बैकएंड ये ऐसे ऐसे चलता है, उनको पहले बात बताएंगे नहीं, और दूसरा जो आपको सिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उनको आपको वो नहीं होगा। मैं बताता हूँ मैंने कैसे AWS सीखा। 2013 में मेरे पास 2013 में एक कंपनी थी, ठीक है, ये नीदरलैंड की कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी ये भी। तो यहाँ पे वो ओपन स्टैक यूज़ करते थे। मैंने तो उस टाइम पे ओपन स्टैक जानता भी नहीं था कि क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ से जब इस पे हमने काम किया तो 1.5 साल वहाँ पे काम करने के बाद मैं ओपन स्टैक बहुत अच्छे से सीख गया, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता था। और जब बाद में जब हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो AWS में माइग्रेट होने लग गए AWS पे,
क्योंकि मैं ओपन स्टैक से आया था, मुझे ओपन स्टैक बहुत अच्छे से पता था, तो मुझे ये लगा अरे मैं तो उसका पूरा बैकएंड अच्छे से जानता हूँ। मैं समझ गया कि ईबीएस कैसे काम करता है, वीएम कैसे काम करता है। उससे पहले भी मैं वर्चुअल मशीन वगैरह पे बहुत अच्छे से काम कर चुका था। तो मेरे लिए समझना एडब्ल्यूएस को बहुत सिंपल हो गया और मैं बहुत जल्दी इसको सीख गया। क्योंकि देखो, अगर आप इसका बेस जानते हो ना एडब्ल्यूएस का, या किसी भी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म का अगर आप अच्छे से बेस जानते हो, तो आपको पता है कि सिर्फ बैकएंड में क्या है, कैसे चलेगा। आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो कैसे चलेगा। हाँ, ये है कि इंप्लीमेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट नेटवर्किंग वैसे ही चलेगी, स्टोरेज वैसे ही चलेगा, कोई एक्स्ट्रा तो कुछ कर नहीं देगा। हाँ, उसका जो ग्राफिकल जो आपका यूजर इंटरफेस है ना, वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, बस ये था। तो आप अगर ओपन स्टैक से स्टार्ट करते हो और अगर आपका टारगेट जो है, अगर आप ओपन स्टैक से ना अगर स्टार्ट करते हो, ठीक है, और अगर आपका टारगेट जो है एडब्ल्यूएस है या एज्योर है या जीसीपी है या कोई भी, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है आप ओपन स्टैक का बैकएंड समझो। क्योंकि बैकएंड आपके हाथ में है ना, आप जैसे इसको इंस्टॉल करोगे, इसके बैकएंड में जितने भी सर्वर्स हैं सबसे आप खेल सकते हो, आराम से इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो वहां से आपको समझ आ जाए कि ये सब सर्विसेज चलते कैसे हैं और एडब्ल्यूएस को मेंटेन कैसे करता है, तो फिर आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से अपना क्लाउड का जो जर्नी था वो स्टार्ट किया था और मैंने काफ़ी कुछ सीखा उससे। खासकर ये जो ओपन स्टैक था, इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया समझने में। पहले तो आप इंटरफेस देख के आप चकित रह जाते होगे, अगर एडब्ल्यूएस का अगर आप देखोगे ना, एडब्ल्यूएस हो, एज्योर हो, कुछ भी हो, आप पहले उसका इंटरफेस ही देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या है कैसा है। हाँ, जो आपको बता रहा है कि कई सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, ट्यूटोरियल्स हैं बहुत सारे, आपके पेड वाले भी हैं, तो वहाँ पे उन लोग अलग तरीके से बताते हैं। हाँ, मतलब अच्छा ट्यूटोरियल जैसे कि प्लूरल साइट वगैरह है या बड़े कई सारे वो हैं, उन लोग आर्किटेक्चर अच्छे से बताते हैं। तो अगर आपको आर्किटेक्चर समझना है एडब्ल्यूएस का या किसी भी क्लाउड का, तो आप ओपन स्टैक से स्टार्ट करें। जब यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर समझ आएगा तो वहाँ तो आप सिंपली काम कर सकते हो, वहाँ तो और सिंपल करके बनाया गया है। यहाँ पे थोड़ा और कठिन है, बाकी मैं रिकमेंड करूँगा इसको आप करो, और करने से आपको यही फायदा होगा कि आगे जो क्लाउड, मोस्टली आज हम क्लाउड पे काम करते हैं, ठीक है, तो क्लाउड पे वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगला मेरे पास एक और थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, ये इसको देख लेते हैं। ये आपके जितने भी यूजर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कमांड लाइन से करते हैं। कमांड लाइन से क्या करते हैं, इसके एपीआई से बात करते हैं। एडब्ल्यूएस में भी यही होता है, एडब्ल्यूएस में एडब्ल्यूएस सीएलआई होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करते हैं। क्लाउड मैनेजमेंट टूल्स है, राइट स्केल एंड स्ट्रेटिस एटसेट्रा, तो ऐसे कई सारे थर्ड पार्टी टूल्स है, इसको हम यूज़ करते हैं। जीयूआई टूल जैसे इसका डैशबोर्ड होता है, साइबर डक है, आईफोन के क्लाइंट है, तो ये बता रहा है कि आप कैसे, तो आप यहाँ से अपने इसको एक्सेस करके मैनेज भी कर सकते हो। इसके अंदर आप देख सकते हो ओपन स्टैक का ऑब्जेक्ट एपीआई है, ठीक है। सर ये यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन स्टैक का ऑब्जेक्ट एपीआई है, ओपन स्टैक का इमेज एपीआई है। तो ये क्या है, सब एपीआई से बात करते हैं। तो एडब्ल्यूएस के अंदर भी एपीआई है, वहाँ वो भी एपीआई से बात कराते हैं आपको, उनके खुद के एसडीके है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी है उसके अंदर, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, वो भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बिल्कुल अगर आप एडब्ल्यूएस का आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है वो। इवन आपको डेवलपर जैसे नॉलेज भी आपको उसके अंदर रखना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम देख सकते हैं। इसको ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ओपन स्टैक का इमेज सर्विसेज, ये बिल्कुल सेम है वैसे ही, बस थोड़ा सा और अलग तरीके से। ये सब कनेक्टेड होता है होराइजन से। होराइजन क्या है, आपका डैशबोर्ड है। तो हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। अब एक सिंपल सा हम लिस्ट ले लेते हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे ओपन स्टैक में। तो ये सर्विस है, ये कोड नेम है और ये डिस्क्रिप्शन है। आइडेंटिटी सर्विस IAM, इसको क्या है, कीस्टोन। कंप्यूट नोवा, इमेज सर्विस ग्लैंस, डैशबोर्ड होराइजन, ऑब्जेक्ट स्टोरेज स्विफ्ट, ब्लॉक स्टोरेज सिंडर, नेटवर्किंग सर्विस न्यूट्रॉन। यहाँ तक तो मुझे पता था, यहाँ तक तो मैंने बहुत काम किया है। इसके बाद में शायद इन लोगों ने लाया होगा ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस, जो है इनका हीट भी था शायद पहले भी। मीटरिंग सर्विस सिलोमीटर, प्रोवाइड द फीचर ऑफ यूसेज मेजरमेंट फॉर अकाउंटिंग, ठीक है, जैसे कि हमारा क्लाउड ट्रेल होता है, जो कि यूसेज, आप जैसे कोई भी यूजर है ना, वो क्या काम कर रहा है, वो सबका लॉग्स इसके अंदर है। तो आप ये समझे कि कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया इन लोगों ने, ये क्लाउड ट्रेल के बराबर है, ठीक है। रेटिंग सर्विस है कि हम यहाँ पे हमारा, अब देखो बिलिंग एंड प्राइसिंग फीचर, यहाँ पे इसको क्लाउड किटी कहते हैं, ये भी काम आ रहा है हमारा एडब्ल्यूएस के अंदर होता है ना ऐसे। तो ये इन लोगों ने भी एडब्ल्यूएस जैसे कुछ तो ले आए हैं इन लोगों ने। डेटाबेस सर्विस जैसे एडब्ल्यूएस में RDS होता है, ये ट्रॉफ को कहते हैं, ठीक है।
डेटाबेस रिसोर्स मैनेजमेंट देखेंगे ये कितना इफेक्टिव है। कंटेनर सर्विस मैग्नम, ये कंटेनर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का भी काम कर रहा है, मैंने पहले ही कहा था। मैग्नम अभी पता नहीं कब आया, लेकिन आया होगा ये भी। डेटा प्रोसेसिंग सर्विस सहारा, डेटा प्रोसेसिंग फीचर्स, मतलब हमारे AWS में होता है ना कि कई सारे जो डेटा वेयर हाउसिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं। आई थिंक जैसे हम जैसे ग्लू से हम, मतलब ये आपको मैं बताऊं तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा ये एक्चुअल में। डेटा वेयर हाउसिंग रेडशिफ्ट है, उसके अंदर हम वो ग्लू वगैरह यूज़ करते हैं AWS के अंदर। फिर बाद में वो जाके आपके क्विक साइट में डैशबोर्ड बनता है, ठीक है। जो डेटाबेस आपका S3 बकेट में रहता है या जो फाइल्स हैं वो वहाँ से उसको पुल करके ग्लू उसको प्रोसेस कराता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें अभी मैं बोलूँगा तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बाकी यहाँ पे थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं कि ये भी है AWS में। डेटा प्रोविजनिंग, हाँ ठीक है। बेयर मेटल प्रोविजनिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड्स बेयर मेटल प्रोविजनिंग फीचर आयरॉनिक, इसलिए इसको नाम आयरॉनिक दिया गया कि बेटर जो एक खाली सर्वर होता है ना, बड़ा सा ब्लेड सर्वर, उस पर आपको डालना है, उसके भी कुछ प्रोविजनिंग का टूल है इसके अंदर। शेयर्ड फाइल सिस्टम भी है, मनीला कुछ देता होगा, NFS या SMB वगैरह कुछ फाइल शेयरिंग का सर्विस देता होगा। ये DNS सर्विस इसके अंदर है, डेजिग्नेट नाम का इनबिल्ट कर दिया है शायद इन लोगों ने। की मैनेजर सर्विस है बारबीकैन, यह करता है प्रोवाइड्स की मैनेजमेंट सर्विसेज। अब ये सबको हम एक्सप्लोर करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे क्या चीज़ है, और फिर इसको कंपेयर करके देखेंगे AWS से क्या होता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा आएगा इसके बाद वो AWS ही है। हम AWS पे बहुत काम करने वाले हैं, उसी के अंदर हम कुबरनेटिस, CI/CD और जितने भी चीज़ें हैं उसी के अंदर हम करने वाले हैं। मेरा जो मेन फोकस है वो कुबरनेटिस, AWS, CI/CD है। जो पीछे के जितने भी मेरे क्लासेस थे वो आपको सिर्फ प्रिपेयर करने के लिए थे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। आप बीच लाइन में, मैं पहले ही कहता हूँ, बीच लाइन में आप बिल्कुल ना लगो, स्टार्टिंग से करो। अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तब भी से एक बार वहाँ से स्टार्ट करो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग से टिप्स होता है, कुछ ना कुछ नया कमांड्स या नया चीज़ मैं आपको बताते रहता हूँ, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।